योगी आदित्यनाथ ने दिया लोगों की बड़ी सौगात। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में था जंगल राज। सपा पे तीखा हमला बोलते हुए जंगल राज की याद उन्होंने दिला दी। सीएम ने कुशीनगर में नारायणी नदी पर पुल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और 3 विधानसभाओं के लिए 525 करोड़ की योजनाओं की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर के टिकुआटार में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कुशीनगर को बीमारी और पिछड़ेपन से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि पहले इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे तड़पते थे, लेकिन अब यह बीमारी समाप्त हो चुकी है। सीएम ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू करने और जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का भी ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। पहले यहाँ संभावना थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें ईमानदार नहीं थीं। सब कुछ होने के बाद भी कुशीनगर पिछड़ेपन और बीमारी का केंद्र बन गया था। इसी मौसम में इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे तड़पते थे। उस समय सरकार में कोई संवेदना नहीं थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक बच्चे कुशीनगर के ही होते थे। आज मासूम बच्चों को हंसते देखकर संतोष होता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में जो पैसा सुंदरीकरण का आता था वो कब्रिस्तान में लगता था, लेकिन हमारी सरकार में जो पैसा जा रहा है वो मंदिरों के सुंदरीकरण में जा रहा है। राम मंदिर में नगद चढ़ावे में आई कमी। अब 10, 20, 50 के नोट ज्यादा, 100, 500 के नोट हुए कम। राम मंदिर में मिलने वाले नगद चढ़ावे में भी काफी कमी देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि पहले की काउंटिंग के दौरान 100, 200 और 500 के नोटों की गड्डियां ज्यादा बनती थी, जबकि अब 10, 20 और 50 रुपए की नोटों की गड्डियां अधिक हैं। सूत्र के हाल में ही घटनाक्रम के बाद से ही श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में आए बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी और चढ़ावे में गिरावट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में चढ़ावा कमी की उन कारणों से स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कुछ कर्मचारियों द्वारा चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद ने देश के हर समझदार व्यक्ति को परेशान कर दिया है। मंदिर के पवित्र स्थान होने के और चढ़ावा सिर्फ दान नहीं बल्कि देवता और भक्त के बीच का एक व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। अयोध्या करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक खास जगह रखती है, क्योंकि इसके पुनर्निर्माण से पहले 500 साल का लंबा संघर्ष हुआ था। अब राम मंदिर से उसके गहरे भावनात्मक लगाव के कारण जो जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भव्य उत्सव में दिखाई दिया था, अब चोरी की खबर से लोगों को बहुत दुख हुआ है। लोगों की नाराजगी और एक वजह मंदिर का प्रबंधन सठ परिवार से जुड़े रहे लोगों से, जिनकी ईमानदारी और सच्चाई और अनुशासन का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या हिंदी खबर। मध्य प्रदेश समेत देश में 3 जगह उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट कटेगा, लेकिन दतिया से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भारी हंगामा कर दिया। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से नाराज उनके समर्थकों ने बवाल कर दिया है। दतिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे परेशानी हो। ये पार्टी का फैसला है, फैसले पर विरोध जताने का सही तरीका होता है, इस तरीके से अपने विचार नहीं रखे जाते। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए कोई भी हिंसक कदम न उठाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शनकारियों द्वारा पेट्रोल और केरोसिन डाले जाने का वीडियो भी देखा और सभी से निवेदन किया कि ऐसे गंभीर कृत्यों को अंजाम न दें। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट काटे जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, खासकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और केरोसिन डालते हुए देखने के बाद, कि वे ऐसी हरकत ना करें। पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं दिखाया जाता। पार्टी आलाकमान ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबको चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं जैसे ही टिकट कटने की खबर सामने आई तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया की सड़कों पर भारी बवाल काट दिया। नोएडा में एक बार फिर से सरकारी सिस्टम के बेट चढ़ा 27 साल का इंजीनियर। आपने भी सुना होगा कैसे युवराज मेहता की पानी में डूबकर मौत हुई थी और उसके बाद सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, मगर फिर से
उसी सिस्टम के कारण एक 27 साल का नौजवान अब हमारे बीच नहीं रहा। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का है, जहां आर्यन नाम का लड़का अपने कंपनी जा रहा था। अचानक बारिश में एक स्लैब जो है वो खुला हुआ था, उसका पैर उसमें जा गिरता है और उसके बाद बगल में जो लोहे का एक खंभा होता है जिसमें बिजली दौड़ रही थी, उसी दौरान उस पर चिपक कर उसकी मौत हो जाती है। नोएडा में सरकारी लापरवाही के भेंट चढ़ा 27 साल का इंजीनियर। एक बार फिर से सिस्टम के बीच फंसा रह गया 27 साल का आर्यन। पिछले साल हमने देखा था कैसे खुले बेसमेंट के पानी में युवराज मेहता की डूबकर मौत हुई थी, जिसके बाद शासन प्रशासन नहीं सतर्क हुआ, फिर वही गलती दोहराई गई। नोएडा के थाना 58 क्षेत्र में आर्यन, जो कि अपने घर में इकलौता था, सेक्टर 57 की कंपनी में काम करता था। बारिश के दौरान जब वो बाहर गया तो अचानक उसका पैर स्लैब में फंस गया और लोहे के खंभे से वो टकरा गया। उसे नहीं पता था वो छोटा सा स्लैब उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगा। दरअसल उस समय खंभे में करंट दौड़ रहा था और अचानक उसके दोनों हाथ उस खंभे से टकराए, जहां बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर उन सभी को करंट लगा। ऐसे में जब उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब जो लापरवाही है नोएडा प्राधिकरण और नोएडा बिजली विभाग की आमने सामने है। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि ये जो मौत है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है, और बिजली विभाग का कहना है कि लापरवाही नोएडा प्राधिकरण के वजह से हुई है। मगर ऐसे में सोचिए, अब 27 साल के आर्यन को इंसाफ कौन देगा? घर में इकलौता वो कमाने वाला था और ऐसे में अब उसकी लापरवाही के कारण मौत हो गई है। मगर बेशर्म सिस्टम को ये कहने में शर्म नहीं आ रही कि हमारे विभाग द्वारा नहीं, कि अन्य के लोगों के कारण इसकी मौत हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण और बिजली विभाग आपस में आरोप लगा रहा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुआ है। दरअसल जब आर्यन कंपनी जा रहा था तो उसी दौरान बारिश हो रही थी और उस खंभे में भी करंट दौड़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो स्लैब नहीं खुला रहता तो जो आर्यन है वो गड्ढे में नहीं गिरता और सही समय रहते बिजली कनेक्शन काटी गई होती तो करंट से उसकी मौत नहीं होती। वहीं पुलिस का भी ये कहना है कि देखिए, जो आर्यन की मौत है वो करंट लगने से हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जो जांच कर रही है। दलित छात्रा हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, कहा है कि अब पीड़ित सहेगा नहीं। मेरठ में हुई दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और न्याय की इस लड़ाई में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी करे और मृतक बेटी को न्याय मिले। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब वो खुद ही बेलगाम हैं, जिसके हाथ में लगाम है तो फिर उनका क्या, जो उनके दरबार में दरबान है। मेरठ की बेटी के साथ हुई महा अत्याचार व हत्या के बाद जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया है, वो नाइंसाफी की प्रकाष्ठा है। इस दौरान एसएसपी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह बंदी वाहन में रवि गौतम नाम के युवक को थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सुरक्षा कारणों से डीजे से नीचे उतरने को कहने पर पुलिस और कावड़ियों के बीच तीखी बहस हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित प्रसिद्ध शिव चौक से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने आस्था और कानून व्यवस्था के बीच एक नई बहस छेड़ दी। यहाँ कावड़ यात्रा के दौरान डीजे पर चढ़ने से रोकने पर कुछ कावड़ियों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई है कि डीजे गाड़ी पर खड़े होकर एक युवक ने हाथ में माइक थामकर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर को सरेआम 5 मिनट में वर्दी उतरवा देने की खौफनाक धमकी दे डाली। देखते ही देखते पूरा शिव चौक एक राजनीतिक अखाड़े और हंगामे के केंद्र में तब्दील हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील माने जाने वाले शिव चौक पर
इस पूरे फसाद की शुरुआत एक मामूली टोकने से हुई। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस टीम शिव चौक पर मुस्तैद थी। इसी दौरान डीजे की तेज धुनों के बीच कुछ युवक कावड़ गाड़ी डीजे के ऊपर चढ़कर डांस कर रहे थे। सुरक्षा कारणों और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें नीचे उतरने को कहा। डीजे कावड़ पर खड़ा एक युवक हाथ में माइक लेकर शहर कोतवाल ब्रजेश शर्मा से बेहद ही आक्रामक लहजे में बहस करता नजर आ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी। गाजियाबाद निर्माणाधीन मॉल में 7 साल की बच्ची का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना नंदग्राम स्थित निर्माणाधीन मॉल में एक 7 साल की बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बच्ची अपने परिवार के साथ इसी मॉल में रहती थी। परिवार मॉल निर्माण में लगा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना राजनगर एक्सटेंशन के नंदग्राम में बन रहे मॉल की है। खबर के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ इसी मॉल में रहती थी। शुक्रवार की रात 9 बजे बच्ची अचानक से लापता हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने अन्य लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी देर बाद बच्ची का शव मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और इस मामले में अपहरण, मर्डर और गैंगरेप की पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज की है। फिलहाल अब देखना ये होगा पुलिस तक इन परिजनों को इंसाफ दिलाती है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। सहारनपुर के देवबंद में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 38 साल की महिला मीना का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य जुटाए। मृतकों के गले और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टि ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि रीना के पति अर्जुन कश्यप की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वे घर में अकेली रहती थी, जबकि उसके बच्चे अपनी ननद के पास रहते थे। SP देहात मयंक पाठक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि हत्या के एंगल समेत पुलिस हर संभावित पहलू की जांच कर रही है। घटना के पर्दाफाश के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो हर पहलू पर से पर्दा उठा पाएगी। देवबंद क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, इसके बाद से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। गोरखपुर में दबंगों की दबंगई आई सामने। बीमार पिता के सामने बेटी को पीटा। स्कॉर्पियो सवार आए हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में रेप की दी धमकी। गोरखपुर में पिता का इलाज कराने रेलवे हॉस्पिटल जा रही 24 साल की युवती पर बीच सड़क हमला कर दिया गया। बाइक से कार की टक्कर के बाद शुरू हुए विवाद में बाइक सवार ने अपने साथियों को बुला लिया। काली स्कॉर्पियो से पहुंचे युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में युवती के बाल पकड़कर पीटा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की और गलत तरीके से छुआ। फिर रेप और जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमले के वक्त युवती के बीमार पिता कार में मौजूद थे। वह बेबस होकर बेटी से मारपीट होते देखते रहे। युवती आसपास मौजूद लोगों से गुहार लगाती रही। कुछ लोग बीच बचाव के लिए भी पहुंचे। आरोपियों ने युवती की कार में तोड़फोड़ कर शीशा भी तोड़ दिया। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मनबड़ों ने पुलिस के सामने भी युवती से बर्बरता की। युवती की तहरीर पर शुक्रवार सुबह 10 बजे बाइक चालक और काली स्कॉर्पियो सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है बाकी जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवती के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उससे साफ लगता था इन दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा।